नमस्कार, डीडी न्यूज पे आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रमा त्यागी। अगले 1 घंटे में हम आपको बताएंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, बताएंगे कि किस तरह से कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर के दरिंदगी के खिलाफ देश भर में डॉक्टर्स में है आक्रोश। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को किस तरह से बताया जा रहा है तथ्यहीन और आधारहीन, और क्यों मुख्यमंत्री केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर भी डालेंगे नजर और दिखाएंगे कुछ जल के खेल और अर्थ जगत की भी। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के बाद डॉक्टरों में आक्रोश। हड़ताल पर गए देश भर के रेजिडेंट डॉक्टर। इमरजेंसी पर असर नहीं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने दिया इस्तीफा। हिंडनबर्ग के आरोपों को अडानी ग्रुप ने बताया मनगढ़ंत और दुर्भावना से प्रेरित। कहा तथ्यों और वैज्ञानिक आधार से परे है रिपोर्ट। सेबी चीफ और उनके पति ने भी जुटलाए आरोप। भाजपा ने भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने का बताया षड्यंत्र। सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील दायर। बिहार में जहानाबाद के सिद्धेश्वराथ मंदिर में भगदड़ से 7 लोगों की मौत, 10 से ज्यादा घायल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। पहाड़ से मैदान तक बारिश से तबाही। उफान पर नदियां, सड़कों पर सैलाब, जनजीवन अस्त व्यस्त। राजस्थान के कई जिलों में आज स्कूल बंद। दहशत में जी रहे बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति अब भी बदतर। भारत समेत पूरी दुनिया ने उठाई आवाज। हिंदू समुदाय को सुरक्षा देने की मांग। आज मनाया जा रहा है विश्व हाथी दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथियों के संरक्षण की जताई प्रतिबद्धता। कहा भारत में हाथी हमारी संस्कृति एवं इतिहास से भी जुड़े रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों से उनकी संख्या बढ़ी। सावन का चौथा सोमवार आज देश भर के मंदिरों में लगा श्रद्धालुओं का तांता। हर हर महादेव के जयकारों से गुंजायमान हो रहे शिवालय। और अब सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले की। बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया। 20 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया है और 20 अगस्त को अगली सुनवाई होगी इस पूरे मामले की। और ये सुनवाई है बेहद महत्वपूर्ण। और इसमें ये खबर आ रही है बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका पर सुनवाई से जुड़ा ये मामला। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को भी नोटिस जारी किया है इस पूरे मामले में कि कविता पर गंभीर आरोप हैं। हालांकि अब 20 अगस्त को इसकी अगली सुनवाई होगी। तो के कविता की जमानत से जुड़ा ये मामला है और 20 अगस्त को इसकी अगली सुनवाई होगी। शंभू बॉर्डर पर किसानों के धरने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम टिप्पणियां की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन नामों पर सहमति जताई है जिसमें किसानों के साथ बातचीत के लिए हरियाणा और पंजाब सरकार ने समिति गठित करने के लिए कुछ नाम दिए हैं। कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा के उच्च पुलिस अधिकारियों को 1 हफ्ते में बैठक कर शंभू बॉर्डर को आंशिक रूप से खोलने पर वार्ता करने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि एम्बुलेंस, आवश्यक सेवाओं, महिलाओं और दैनिक यात्रियों के लिए रास्ते को खोला जाए। सुनवाई के दौरान पंजाब ने कहा कि लोगों को बॉर्डर बंद होने के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 6 लेन हाईवे में कम से कम 1 लेन को प्रयोग के तौर पर खोला जाए। और इसमें जो बैरिकेड हैं वो हरियाणा की तरफ से लगाए गए हैं। और जस्टिस सूर्यकांत ने पंजाब से कहा कि पहले आप किसानों को ट्रैक्टर, ट्रॉली वगैरह हटाने के लिए क्यों नहीं राजी करते। हाईवे इन गाड़ियों के लिए पार्किंग की जगह नहीं है। और इसमें अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी।
और समिति का इसमें गठन होगा। समिति गठन के लिए पंजाब और हरियाणा में नामों पर सहमति, और ये भी कहा गया है कि एक सप्ताह में बैठक करे पंजाब और हरियाणा की पुलिस। एम्बुलेंस, आवश्यक सेवाएं और यात्रियों के लिए रास्ते खोलने पर इसमें जोर दिया गया है। और पंजाब सरकार किसानों को ट्रैक्टर ट्रॉली हटाने के लिए क्यों नहीं कहती है, ये भी कहा गया है। तो अपने आप में ये साफ संदेश है। और ये भी कहा गया है कि ट्रैक्टर ट्रॉली की पार्किंग के लिए हाईवे नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और इसकी अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कोलकाता की। कोलकाता में रेजिडेंट महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या मामले को लेकर पूरे देश में डॉक्टरों में आक्रोश है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने इस्तीफा दे दिया है। मेडिकल छात्रों के संगठन पौडा के आह्वान पर इस घटना के विरोध में आज से देश के सभी सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। हड़ताल के दौरान सभी अस्पतालों की ओपीडी, इलेक्टिव सर्जरी और लैब में कामकाज को ठप रखने की घोषणा की गई है। हालांकि सभी आरडीए ने इमरजेंसी सेवाओं को चालू रखने की बात कही है। दिल्ली के सभी बड़े सरकारी अस्पताल हड़ताल में शामिल हैं। डॉक्टरों की मांग है कि घटना में शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। इसके साथ ही मामले की सीबीआई जांच हो ताकि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग भी की गई है। पोडा ने कहा है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी तो ये हड़ताल जारी रहेगी। हड़ताल में सिर्फ रेजिडेंट डॉक्टर शामिल हैं। सीनियर डॉक्टर और कंसल्टेंट पहले की तरह मरीजों को देखते रहेंगे। साथ ही आपको बता दें कि राज्य पुलिस इस मामले की जांच के लिए अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात जूनियर डॉक्टरों से पूछताछ कर रही है। कोलकाता में पीजी ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले पर आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर संदीप घोष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और इस्तीफे को लेकर उन्होंने कहा है कि एक अभिभावक के तौर पर मैंने इस्तीफा दिया है। मैं नहीं चाहता कि भविष्य में किसी के साथ ऐसा हो। तो काफ़ी संवेदनशील मामला है और देश भर के रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं इसमें हड़ताल पर चले गए हैं। राज्य पुलिस अलबत्ता इस मामले में जूनियर डॉक्टरों से पूछताछ कर रही है और जो तमाम डॉक्टरों के संगठन हैं वो इसमें एकजुट नज़र आ रहे हैं। और देश भर के डॉक्टर जो हैं, रेजिडेंट डॉक्टर, इसमें हड़ताल पर हैं। हालांकि जो सीनियर डॉक्टर्स हैं और कंसल्टेंट हैं वो जो है अपना इलाज का काम जारी रख रहे हैं। फोडा के आह्वान पर ये डॉक्टर हड़ताल पर हैं। हाँ। मेरा बदनामी हो रहा है सोशल मीडिया में। हाँ। मेरा मुख पे कुछ भी बोली जा रहा है। हाँ। इसके कारण से और एक ये जो लड़की का डेथ हुआ डॉक्टर, हाँ। ये लड़की मेरा लड़की जैसा है। एक पेरेंट्स होने का नाते मैं रेजिग्नेशन देना सोचता हूँ, इसलिए मैं रेजिग्नेशन दे रहा हूँ। मैं आई डोंट लाइक, लेकिन मैंने उसको बचाने का कोशिश तो पूरी किया। लेकिन हमारा जो डिपार्टमेंट है, हमारा डिपार्टमेंट चेस्ट डिपार्टमेंट में उसका डेथ हो गया, तो इट्स रियली अनअवॉइडेबल। दैट्स व्हाई आई हैव डिसाइडेड। और कोलकाता से हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत इस मामले पर और ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। प्रसन्नजीत, आपसे जानना चाहेंगे, देश भर में डॉक्टर्स इसमें रोष है और रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर हैं। डॉक्टर संदीप घोष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन क्या राज्य प्रशासन के कान पर कोई जूं रेंगी है? क्या मुख्यमंत्री की तरफ से बातचीत का या इस तरह का कोई कदम उठाने का कोई इस तरह का संदेश आया है? देखिए रमा, जो कोशिश है वो डॉक्टर की जो गुस्सा है वो बड़े की काम कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से जो लेडी डॉक्टर की मौत हुई उनकी परिवार के ऊपर चारों तरफ से दबाव आ जा रहा है। पुलिस की तरफ से आप मिनिस्टर ममता बनर्जी भी उनके घर पर पहुंच रही है। मेरा कहने का मतलब यह है कि हो सकता है कि ये अच्छी बात है कि पुलिस उनकी परिवार के साथ मिलकर कुछ आश्वासन देने की कोशिश कर रही है, या ममता बनर्जी भी ऐसी। लेकिन सच्चाई ये है कि परिवार के ऊपर दबाव है कि किसी ना किसी तरह वो जो सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, इस मांग को हटाया जाए किस तरह से। क्योंकि पहले स्थिति को संभाल देने के लिए ममता बनर्जी को कहना पड़ा था कि सीबीआई के बारे में मेरा कोई ऐतराज नहीं है। अगर उनका ऐतराज नहीं है तो उन्होंने अभी तक सीबीआई
जांच की ऑर्डर क्यों नहीं दिया या रिकमेंडेशन है सरकार को क्यों नहीं भेजे, ये सवाल से बचने के लिए उन्होंने परिवार के ऊपर ये दबाव पूरी प्रशासन शासन की तरफ से किया जा रहा है कि कम से कम उनकी जो पितामाता है वो सीबीआई का मांग ना करे। ये जैसे मैं कह रहा था, इस तरह की बर्ताव आक्रोश समाज में बढ़ा रहा है, सिर्फ समाज में नहीं, सिर्फ डॉक्टर के बीच में नहीं, समाज में आक्रोश बढ़ा रहा है और महिलाओं के बीच में आक्रोश बढ़ाने की काम कर रहा है और यहाँ पे लगातार एक आंदोलन की माहौल हम देख पा रहा है। रमा, बिल्कुल। प्रसन्नजीत, ये भी जानना चाहेंगे कि इस दबाव की वजह क्या है? क्या इसकी वजह ये है कि कई लोगों से तार इसके जुड़े हो सकते हैं और जो लगातार वहां से महिलाओं पर अत्याचार की या महिलाओं की स्थिति की खबर जो है वेस्ट बंगाल से लगातार आती है, उसमें भी कई तरह के जो सवाल खड़े होते हैं, उससे जो है मुख्यमंत्री बचना चाह रही हैं? देखिए, जो डॉक्टर आरजी कौर में कार्यरत है, उनका कहना है कि सच्चाई को दबाने की कोशिश में है पूरे शासन और प्रशासन। दिखाया जा रहा है वो एक से दिखाने के लिए ये गिरफ्तार है, असली दोषी कोई अलग है जो काफी प्रभावशाली जिसको कहते हैं, काफी ताकतवर है। उनको उन लोगों को बचाने के लिए पर इस तरह से परिवार के ऊपर दबाव जा रहा है कि वो सीबीआई की मांग ना करे और इसीलिए सरकार की तरफ से सीबीआई का रिकमेंडेशन नहीं किया जा रहा है, जबकि ममता बनर्जी खुद कही थी कि सीबीआई से मेरा कोई ऐतराज नहीं है। तो इसीलिए लोगों के बीच में गुस्सा है, इसीलिए आंदोलन इतना तेज पकड़ रहे हैं और ये आज का नहीं है, ये आने वाले दिनों में। और देखिए, बंगाल में महिलाओं के ऊपर अत्याचार, बिल्कुल, बंगाल में अस्पताल पहला मामला नहीं है प्रसन्नजीत। ठीक। इस तरह से सरकारी अस्पताल के बीच अंदर एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ इस तरह से बर्ताव अगर हो जाए तो वहां पे लोग बाहर कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। रमा, बिल्कुल, महिला सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल जो बंगाल में है, इस घटना ने इसे और ज्यादा पुख्ता कर दिया है। प्रसन्नजीत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और कोलकाता में रेजिडेंट महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या मामले को लेकर मेडिकल छात्रों के संगठन फोडा के आह्वान पर आज से देश के सभी सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। दिल्ली के कई अस्पतालों में डॉक्टर्स ने विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में डॉक्टरों ने प्रदर्शन करके महिला डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग की। डॉक्टरों ने कहा कि मांगें पूरी नहीं होने तक प्रदर्शन जारी रहेगा। मर्डर का मामला निर्भया पार्ट 2 है, जब तक सीबीआई जांच नहीं होती हम नहीं सुनेंगे। दूसरी मांग ये कि आरजीकर की जो इनसेंसिबल अथॉरिटीज है, जो इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं कि लड़की रात को क्या कर रही थी अकेले, जबकि वो डॉक्टर ड्यूटी रूम में ऐसी घटना हुई है, ऐसी दरिंदगी की घटना हुई है, तो सीबीआई जांच, आरजीकर अथॉरिटीज को परमानेंटली हटाया जाए। और तीसरी, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो कि डॉक्टर्स की सिक्योरिटी का एक्ट है, वो हर एक अस्पताल में ऑल ओवर इंडिया लागू की जाए। नो मर्सी शुड बी शोन। चीजें साइंटिफिक होनी चाहिए, चीजों को कवर करने से नहीं होता है। आज हमारी एक कॉलीग फॉल की है, ये हमारे किसी के साथ भी हो सकता है। हमारा भारत सरकार और बंगाली गवर्नमेंट से अनुरोध है कि हम डॉक्टरों को इंसाफ मिले और जो हमारा प्रोटेक्शन एक्ट है उसको लागू किया जाए और इसको ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन करके न्याय मिले। अभी आज की डेट में पूरे ऑल इंडिया में स्ट्राइक चल रही है। हम लोग स्ट्राइक जब तक चलेगी जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। अभी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है बहुत स्लो चल रही है, हमें कोई ऐसे ऑर्डर नहीं मिला है कि ऐसे कोई स्पेसिफिक ऑर्डर आया है, तो हमें लग रही है कि जो भी चल रही है बहुत भ्रष्टाचार चल रही है अभी। तो इस मामले में मैं कहना चाहूंगी थोड़ा स्पीड में काम चले। वहीं कोलकाता में भी आरजी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया। लखनऊ के किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कोलकाता में हुई महिला डॉक्टर के साथ शर्मनाक घटना के विरोध में प्रोटेस्ट किया। डॉक्टरों की मांग है कि इस मामले पर न्याय होना चाहिए और आगे ऐसे नियम कानून बनने चाहिए जिससे डॉक्टर सुरक्षित रहें। देखते हैं ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में हुई घटना पर मेडिकल कॉलेज लखनऊ के भी छात्र आक्रोशित हैं। यहाँ पर तमाम सारे रेजिडेंट डॉक्टर हैं जो आक्रोशित हैं, धरने पर हैं। क्या मांग है आप लोगों की इस घटना पर? हम सबकी मांग है, रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की ये मांग है कि कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला चिकित्सक के साथ जो घटना हुई है
उसकी निष्पक्ष जांच सीबीआई से कराई जाए, साथ ही साथ दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हमें सिक्योरिटी चाहिए, हमें हमारे हॉस्पिटल्स में सीसीटीवी कैमरास चाहिए। हम पूरी दिन रात मेहनत करते हैं, इतनी 32 घंटे 24 घंटे की ड्यूटीज करते हैं। क्या हम सिक्योरिटी नहीं डिजर्व करते अपने कैंपस के अंदर रह के? बात यह है कि जिसके साथ होता है वही समझ सकता है, लेकिन जब दूसरे लोग समझेंगे, जब दूसरे लोग कनेक्ट कर पाएंगे इस चीज से, तभी सर कोई फैसला होगा, तभी एडमिनिस्ट्रेशन हमारा एक्टिव होगा और हमें समझना पड़ेगा। किसी भी चीज को छुपाना कोई समाधान नहीं होता है और जब तक लोग आगे नहीं आएंगे कुछ भी बदलेगा नहीं। ये सिर्फ एक डॉक्टर्स की मांग नहीं है, ये सामान्य जो नागरिक है उनके लिए भी जरूरी है। एक बेसिक सुरक्षा, बेसिक सिक्योरिटी एंड सेफ्टी सबको चाहिए। तो अभी का यही है कि हमें जस्टिस चाहिए, जो भी हीनियस क्राइम हुआ है उसके लिए, और सेफ्टी और सुरक्षा हमारे हॉस्पिटल्स में हो। तमाम सारे रेजिडेंट डॉक्टर हैं केजीएमयू के जो काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हैं। इनकी मांग है कि इस मामले में उन्हें न्याय मिले और आगे ऐसे कानून बनाए जाएं जिनसे डॉक्टर सुरक्षित रह सकें। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज़, लखनऊ। हम सबकी मांग है, रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की ये मांग है कि कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला चिकित्सक के साथ जो घटना हुई है उसकी निष्पक्ष जांच सीबीआई से कराई जाए, साथ ही साथ दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हमें सिक्योरिटी चाहिए, हमें हमारे हॉस्पिटल्स में सीसीटीवी कैमरास चाहिए। हम पूरी दिन रात मेहनत करते हैं, इतनी 32 घंटे 24 घंटे की ड्यूटीज करते हैं। क्या हम सिक्योरिटी नहीं डिजर्व करते अपने कैंपस के अंदर रह के? बात यह है कि जिसके साथ होता है वही समझ सकता है, लेकिन जब दूसरे लोग समझेंगे, जब दूसरे लोग कनेक्ट कर पाएंगे इस चीज से, तभी सर कोई फैसला होगा, तभी एडमिनिस्ट्रेशन हमारा एक्टिव होगा और हमें समझना पड़ेगा। किसी भी चीज को छुपाना कोई समाधान नहीं होता है और जब तक लोग आगे नहीं आएंगे कुछ भी बदलेगा नहीं। ये सिर्फ एक डॉक्टर्स की मांग नहीं है, ये सामान्य जो नागरिक है उनके लिए भी जरूरी है। एक बेसिक सुरक्षा, बेसिक सिक्योरिटी एंड सेफ्टी सबको चाहिए। तो अभी का यही है कि हमें जस्टिस चाहिए, जो भी हीनियस क्राइम हुआ है उसके लिए, और सेफ्टी और सुरक्षा हमारे हॉस्पिटल्स में हो। और हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितेंद्र सिंह दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लखनऊ से विकास सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितेंद्र, देश भर के डॉक्टरों में आक्रोश है, रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, क्या कुछ मांग डॉक्टर कर रहे हैं, किस तरह के कड़े कदमों की बात वो कह रहे हैं? देखिए रमा, मैं इस समय आरएमएल अस्पताल में हूँ और आप देखिए सुबह से ये डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ये रेजिडेंट डॉक्टर हैं और इनकी एक ही मांग है कि सीबीआई की इंक्वायरी हो, सीबीआई जांच हो और एक जस्टिस की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से विभत्स ये घटना हुई है उससे पूरे देश भर के जो रेजिडेंट डॉक्टर है उनमें आक्रोश है और वो लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि वो लोग लगातार 24 घंटे काम करते हैं, तो उनको सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, खासतौर पर महिलाओं की। हमारे साथ एक रेजिडेंट डॉक्टर है जो आप देखिए कि स्लोगन लिखा हुआ उनका कि नहीं चाहिए और फिर निर्भया नहीं चाहिए, यानी निर्भया की बात दोहराई जा रही है कि दोबारा इस तरह की घटना ना हो। आप बताएं डॉक्टर साहब की क्या मांग है आप लोगों की और किस तरीके से इसको आगे आप प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाएंगे? देखिए, ये जो मामला है ये निर्भया पार्ट 2 उससे भी घिनौना मामला है। ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ उसके ड्यूटी रूम में गैंग रेप हुआ है और उसकी निर्मम हत्या की गई है और स्टेट गवर्नमेंट इस मामले की लीपापोती करना चाहती है। तो हमारी मांग ये है कि जांच जो है वो पारदर्शिता से सीबीआई से फास्ट ट्रैक में सीबीआई जांच हो। दूसरी मांग ये है कि आरजी कर की जो अथॉरिटीज़ है बहुत ही रिस्पॉन्सिबल उन्होंने बयान दिए, बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम किया, उनको तत्काल परमानेंटली बर्खास्त किया जाए। और तीसरी जांच ये मांग ये है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो कि डॉक्टर्स के लिए एक्ट है जो अभी तक लागू नहीं हुआ है उसको तत्काल लागू किया जाए ताकि हम अपने अस्पताल में सेफ फील कर सके, क्योंकि एक अस्पताल एक डॉक्टर के लिए जो है वो सेकंड होम होता है। हम रेसिडेंट है, यानी कि रेसिडेंट मतलब जो रहता है अस्पताल में। तो अगर हम अपने घर में सेफ नहीं है अगर, तो हम कैसे बिना इस भय के माहौल में हम कैसे अपने मरीजों को सही से उनको सेवा उनकी कर पाएंगे, उनका इलाज कर पाएंगे? तो निश्चित तौर पे ये जो मांग है इनकी कि रेजिडेंट डॉक्टर जिन्होंने बताया कि घर है अस्पताल और घर में हम सुरक्षित नहीं है, और जिस तरीके से मांग हो रही है, अब देखिए लगातार स्लोगन डॉक्टर्स का ये है कि इनको जस्टिस चाहिए और सुरक्षा का वातावरण बहुत ज़रूरी है। और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल सरकार और वहाँ के प्रशासन ने लीपापोती की कोशिश की है इस पूरे मामले के, उसको लेकर के इनको आक्रोश है और वहाँ की जो एजेंसी है उनसे उनकी जांच से संतुष्ट नहीं है रेजिडेंट डॉक्टर, और ये फोडा के अंतर्गत पूरे देश भर में प्रोटेस्ट चल रहा है। तो उनकी मांग है कि सीबीआई इसकी इंक्वायरी करे और जो भी दोषी अधिकारी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई हो। बिल्कुल, लखनऊ से हमारे साथ विकास सिंह भी जुड़े हुए हैं। विकास, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ स्थिति वहाँ पर है और किस तरह से जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो बता रहे हैं कि एक असुरक्षा की भावना कोलकाता की इस घटना के बाद वहाँ?
बिल्कुल, और इसी घटना पर काफ़ी ज़्यादा आक्रोश जताते हुए उन्होंने मांग की है कि इस घटना की जांच सीबीआई से होनी चाहिए और कार्रवाई इस प्रकार की होनी चाहिए कि वो कार्रवाई नज़ीर बने। आखिर कब तक युवतियां ऐसी घटनाओं का शिकार होती रहेंगी, और जब कार्रवाई होती है तो उसमें पारदर्शिता नहीं रहती है। लोगों को पता होना चाहिए इस जघन्य घटना में जिस तरीके से क्या कुछ कार्रवाई आगे की जा रही है, और इस घटना के बाद इन घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। खासतौर से वो डॉक्टर जो दिन रात 24 घंटे लोगों की सेवा करते हैं, उन्हें ठीक करते हैं, उनका इलाज करते हैं, उनके साथ ऐसी जघन्य घटना समाज में स्वीकार्य नहीं है और आगे ऐसी घटना ना हो इसके लिए विशेष व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। यही सभी डॉक्टरों की मांग है। अभी उन्होंने आक्रोश जताते हुए एक धरना किया है और इसके बाद आज शाम को एक कैंडल मार्च निकाला जाएगा और देर रात आगे की रणनीति यहाँ पर तय की जाएगी केजीएमयू में कि आगे किस तरीके से करना है, पूर्ण बहिष्कार करना है, ये तमाम सारी जो योजनाएं हैं वो संगठन के साथ मिलकर आगे तय करेंगे। लेकिन ये इस बात को उन्होंने कहा है कि उनका आक्रोश, उनका धरना तब तक जारी रहेगा जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता। उन्हें न्याय की उम्मीद है और इस न्याय की लड़ाई में वो चाहते हैं कि पूरा समाज उनके साथ खड़ा रहे, क्योंकि वो डॉक्टर हैं जो दिन रात काम करते हैं, लोगों को ठीक करते हैं। आज उनके साथ घटना हो जाती है तो वो लोग सड़क पर आए हुए हैं और चाहते हैं कि पुनरावृत्ति घटना की ना हो और कार्रवाई ऐसी की जाए जो नजीर बने और दोबारा पुनरावृत्ति ना हो ऐसी घटनाओं की। बिल्कुल, नितेंद्र आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, रेजिडेंट डॉक्टर्स तो हड़ताल पर हैं लेकिन जो सीनियर डॉक्टर्स हैं और कंसल्टेंट हैं वो अपनी ड्यूटी पर हैं और तमाम जो कार्य है चल रहा है। निश्चित तौर पर देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी मेडिकल सुपरिटेंडेंट के साथ दिल्ली में एक बैठक की थी कि अस्पताल सुचारू रूप से चले, मरीजों को कोई दिक्कत ना हो। इसको लेकर के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है उन्होंने जितने भी फैकल्टी है उनको ड्यूटी पे बोला कि रहें, ओपीडी कोई प्रभावित ना हो। और एमएस आरएमएल ने भी हमें कहा और बाकी एम से भी मेरी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि हमारा ओपीडी चल रहा है, जो सर्जरी है वो भी चल रहा है, इमरजेंसी सर्विस चल रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि रेजिडेंट डॉक्टर क्या है, बैकबोन होते हैं, उनकी संख्या ज़्यादा होती है तो निश्चित तौर पे अस्पताल की जो सेवाएं हैं वो तो प्रभावित हुई है लेकिन उतनी नहीं हो जितनी होनी चाहिए थी। जहाँ तक इस मामले को लेकर सवाल है तो जितने वरिष्ठ डॉक्टर हैं वो भी बहुत आहत है और उनका भी कहना है कि अस्पताल के अंदर अगर सुरक्षा ठीक से न रहे तो निश्चित तौर पे डॉक्टरों के लिए काम करना बहुत मुश्किल होगा। तो अस्पताल निश्चित तौर पे चल रहा है, ओपीडी चल रहा है, सर्जरी भी हो रही है, इमरजेंसी सेवाएं चल रही है, लेकिन प्रभावित जरूर हुई है। बिल्कुल, नितेंद्र आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि वर्तमान में अगर डॉक्टर की सुरक्षा के लिए देखते हैं तो क्या कुछ नियमावली है, क्या कुछ कोई ऐसी व्यवस्था है, क्योंकि इस तरह की व्यवस्था की मांग भी चल रही है कि डॉक्टर्स जो हैं वो सुरक्षित रहें। देखिए, इनकी जो मांग है नेशनल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग हो रही है कि उसको सख्ती से लागू किया जाए, उसको बेहतर तरीके से लागू किया जाए। पहली बात है कि जो कानून, मौजूदा कानून है उसमें व्यवस्था है कि जिस तरीके से चाहे वो रेप हुआ, मर्डर हुआ या फिर इनके साथ जो भी अभद्रता होती है उसमें जो मौजूदा कानून है उसके द्वारा सख्ती से कार्रवाई की जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जितने भी अस्पताल है वहाँ पे प्राइवेट गार्ड रखे गए हैं, क्योंकि लगातार ये घटनाएं बीते, अगर हम 10-15 सालों की बात करें तो अक्सर कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो उसको लेकर के अस्पताल प्रशासन निजी गार्ड को तैनात रखता है कि कोई भी व्यक्ति उसको डॉक्टरों के साथ अभद्रता न करे। तो ये व्यवस्था सरकार की तरफ से है, लेकिन जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ये घटना घटी है और उसमें प्रशासन की भूमिका रही है या फिर जो अस्पताल के जो हेड थे, प्रिंसिपल थे, उनकी जिस तरह के रवैया रही है उस पर ज़्यादा आक्रोश है छात्रों का। और उनका ये कहना है कि आगे भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो और उनको पूरे तरीके से सुरक्षित वातावरण मिले और सख्ती से कार्रवाई हो, कानून का ठीक से पालन हो, ये तमाम व्यवस्था वो चाहते हैं। क्योंकि 24 घंटे काम करते हैं डॉक्टर, रेजिडेंट डॉक्टर, और अस्पताल में कई ऐसी जगह है जहाँ पर अंधेरा रहता है, आने जाने में दिक्कत होती है, कोई ऐसे स्पॉट होते हैं जहाँ पर वो बहुत डरावना फील होता है उनको। ये मांग कर रहे हैं कि उन सब जगहों पर भी सुरक्षा का वातावरण बनाया जाए प्रशासन की तरफ से। बिल्कुल, विकास आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कितनी बड़ी विडंबना की बात है, डॉक्टर जो जीवन बचाने के लिए जाते हैं आज वो ही अपनी सुरक्षा के लिए सड़कों पर उन्हें कोलकाता की वजह से उतरना पड़ रहा है। किस तरह से जो डॉक्टर्स हैं वो एकजुट दिखाई दे रहे हैं इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। ये वो बंगाल है जहाँ पर नारी शक्ति की सबसे बड़ी पूजा होती है और वहाँ की महिला मुख्यमंत्री है, उसके बाद भी महिला चिकित्सक के साथ ऐसी घटना होती है तो इतनी इस विभत्स घटना पर डॉक्टर निकल कर आए हैं, इसीलिए झंझोर के रख दिया है पूरे समाज को। और ये तमाम सारे जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं इनका यही कहना है कि ये घटना कब तक निर्भया जो ऐसी घटनाओं की शिकार होती रहेंगी और ये घटनाएं कब तक नहीं रुकेंगी। ऐसी एक पॉलिसी आनी चाहिए
ताकि महिलाओं युवतियों के साथ ऐसी घटनाएं बिल्कुल ना हो। और खास तौर से वो जो चिकित्सक जो निकलती हैं घर से जब दिन रात सेवा करती हैं, उसके बाद भी उनको एक सुरक्षा का माहौल नहीं मिल पाता है, वहाँ पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था उनके लिए आखिर क्यों नहीं है। ऐसी घटना पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, यही सब लोगों की मांग है। और जब तक उस मांग तक पूरी नहीं होती है तब तक इन लोगों का कहना है कि उन लोगों का आक्रोश और प्रदर्शन जारी रहेगा। आगे प्रदर्शन का क्या प्रारूप होगा वो आगे संगठन के साथ तय करेंगे। फिलहाल अभी छात्र आक्रोशित हैं और इस पर देखा जा सकता है ये पूरे डॉक्टरों में ही नहीं पूरे समाज में भी इसका आक्रोश व्याप्त है, जिस तरीके से बंगाल में ये जघन्य घटना हुई है। बिल्कुल, बंगाल में एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है नारी सुरक्षा पर। बहुत शुक्रिया विकास और बहुत शुक्रिया नितेंद्र आपकी तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। इसी जान जो है सारे घर की दुलारी, उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य है हम सब की जिम्मेदारी। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दस्त से बचाने के लिए तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। रक्षा के लिए 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। रोकथाम मतलब साफ घर, साफ टॉयलेट और साफ बर्तन, और खाना बनाने से पहले और शौच या मल साफ करने के बाद हाथ अच्छे से धोएं। उपचार के लिए जब बच्चे को दस्त लगे तो उसे तुरंत ORS का घोल पिलाएं और 2 हफ्ते तक जिंक की गोली दें। दस्त होते ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से जल्द संपर्क करें। ORS और जिंक की गोलियां स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध हैं। जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो हंसते मुस्कुराते रहेंगे। याद रहे, दस्त के विरुद्ध तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट पर बाजार नियामक सेबी ने निवेशकों से सावधान रहने की अपील की है। सेबी ने कहा हिंडनबर्ग ने खुद ही अपनी ओर से सफाई जारी की है। इसमें कहा गया है कि कंपनी के शेयर में उसके खुद की शॉर्ट पोजीशन हो सकती है। RAIT रेगुलेशन पर हिंडनबर्ग के आरोपों का भी बाजार नियामक सेबी ने जवाब दिया है। RAIT पर सेबी के लिए गए सभी फैसले सेबी बोर्ड ने लिए हैं और ये किसी कंपनी को फायदा नहीं पहुंचाते हैं। सेबी चेयरमैन ने नियमों के मुताबिक समय समय पर सिक्योरिटीज में अपने निवेश की पूरी जानकारी दी है। सेबी ने एक मजबूत नियामक ढांचा तैयार किया है जो सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं के अनुरूप है। ये नियामक ढांचा निवेशकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है। हितों के टकराव के मुद्दों पर सेबी के भीतर खुद की मजबूत व्यवस्था मौजूद है। सेबी भारत के पूंजी बाजारों की अखंडता और इसके व्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। देश के मौजूदा कानूनों के तहत हिंडनबर्ग को सेबी ने नोटिस जारी किया है। ये कंपनी की वेबसाइट पर भी मौजूद है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ किया है कि सेबी ने 24 में से 22 मामलों में जांच पूरी की है, 2 मामलों में जांच जारी है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद अडानी समूह ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। इन्हें दुर्भावनापूर्ण, भ्रामक और जानबूझकर तोड़ा मरोड़ा गया बताया है। अडानी समूह ने कहा है कि सेबी प्रमुख या उनके पति धवल बुच के साथ उनका कोई व्यावसायिक रिश्ता नहीं है। दरअसल हिंडनबर्ग ने एक ही झूठ को दोबारा परोसने की कोशिश की है। तो ये अडानी ग्रुप की सफाई है जिसमें उन्होंने इन आरोपों को बेबुनियाद और तथ्यहीन बताया है और ये भी बताया है कि इनकी पहले ही गहन जांच हो चुकी है। वहीं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की अध्यक्ष माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों का खंडन किया है। अमेरिकी निवेश अनुसंधान फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च का आरोप है कि माधवी पुरी बुच और धवल बुच के पास अडानी समूह से जुड़ी अपतटीय यानी ऑफशोर संस्थाओं में हिस्सेदारी है। बुच ने एक बयान में कहा, उनका जीवन और आय पहले से ही सार्वजनिक है। उन्होंने कहा कि विगत वर्षों में सेबी को हर जरूरी दस्तावेज
सौंपा जा चुका है। सेबी प्रमुख और उनके पति ने कहा कि उन्हें आगे भी किसी तरह के वित्तीय दस्तावेज को सार्वजनिक करने में कोई झिझक नहीं होगी और उन दस्तावेज की भी जांच की जा सकती है जब वे सेबी से जुड़े नहीं थे। हिंडनबर्ग ने 2015 के निवेश का हवाला दिया। माधवी बुच की सेबी की पूर्णकालिक सदस्य के रूप में 2017 में नियुक्ति की गई थी और 2022 में उन्हें सेबी का अध्यक्ष बनाया गया था। वहीं हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट पर IIFL ने कहा है कि हमने किसी भी फंड के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अडानी ग्रुप के किसी भी शेयर में कोई निवेश नहीं किया है। फंड में सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच की होल्डिंग टोटल इनफ्लो के 1.5% से कम थी। 360 वन एसेट मैनेजमेंट पुष्टि करता है कि इसके सभी फंड सभी रेगुलेशन का पूरी तरह से पालन करते हैं और हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हाई स्टैंडर्ड्स का पालन करते हैं। और हिंडनबर्ग रिसर्च की ओर से अडानी प्रकरण में सीधे सेबी प्रमुख पर आरोप लगाने के बाद घरेलू शेयर बाजार में सोमवार को गिरावट के साथ कारोबार की शुरुआत हुई। प्रमुख भारतीय बेंचमार्क इस दौरान गिरावट के साथ कारोबार करते दिखे, जबकि अडानी समूह के शेयर 7% तक लुढ़क गए। हालांकि थोड़ी देर की गिरावट के बाद बाजार का भरोसा लौटा और बेंचमार्क इंडेक्स हरे निशान पर लौट आए। फिलहाल सेंसेक्स 80,000 के आसपास और निफ्टी बढ़त के साथ 24,400 के पार कारोबार कर रहा है। बाजार के जानकारों के अनुसार निवेशकों ने हिंडनबर्ग की हालिया रिपोर्ट को नकारते हुए फिर से खरीदारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच पर उन ऑफशोर फंड्स में निवेश करने का आरोप लगाया जिनका इस्तेमाल अडानी समूह के शेयरों में तेजी लाने के लिए किया गया था। हालांकि बुच दंपति ने आरोपों को नकारते हुए कहा है कि सभी निवेश की जानकारी का खुलासा नियमों के अनुसार किया गया है। तो सेंसेक्स जो है 378 अंक चढ़ गया है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। देश में आर्थिक अराजकता फैलाने की कोशिश हो रही है, ऐसा भाजपा का कहना है, क्योंकि जो हिंडनबर्ग के आरोप हैं उन्हें बाजार ने खारिज कर दिया है और बाजार फिर से हरे निशान पर वापस आ गया है। सोमवार की सुबह हालांकि एक बड़ी गिरावट दिखी थी, लेकिन उसके बाद से ही सेंसेक्स जो है थोड़ी देर बाद ही अच्छा कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। तो ये दिखाता है कि किस तरह से निवेशकों ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को नकार दिया है और फिर से खरीदारी शुरू कर दी है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि जो कारोबार हैं अब वो अच्छी बढ़त दिखाई दे रहे हैं। सेंसेक्स 378 अंक चढ़ गया है और निफ्टी 24,400 के पार आ गया है। और भाजपा ने कहा है कि देश में आर्थिक अराजकता फैलाने की कोशिश हो रही है। इस रिपोर्ट को उठाकर जो लोग इस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि हिंडनबर्ग के आरोपों को बाजार ने भी खारिज कर दिया है। सेंसेक्स अब बढ़त के साथ दिखाई दे रहा है। हालांकि सुबह थोड़ी एक गिरावट दिखाई दी थी, लेकिन उसके बाद से फिर से हरे निशान पर सेंसेक्स पहुंच गया है और ये दिखाता है कि निवेशकों ने हिंडनबर्ग की हालिया रिपोर्ट को नकार दिया है। सेंसेक्स 378 अंक चढ़ गया है और निफ्टी 24,400 के पार पहुंच गया है। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है कि किस तरह से जो रिपोर्ट है निवेशक भी मान रहे हैं ये तथ्यहीन है, आधारहीन है और इन आरोपों को बाजार ने खारिज कर दिया है। और हिंडनबर्ग रिसर्च की हालिया रिपोर्ट पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि भारत के लोगों द्वारा ठुकराए जाने के बाद कांग्रेस पार्टी, उसके सहयोगियों और टूलकिट गिरोह ने मिलकर भारत में आर्थिक अराजकता और अस्थिरता लाने की साजिश रची है। शेयरों के मामले में भी भारत एक सुरक्षित, स्थिर और आशाजनक बाजार है। ये सुनिश्चित करना सेबी की कानूनी जिम्मेदारी है कि बाजार सुचारू रूप से चले। हम उम्मीद करते थे कि तीसरी बार सत्ता से बेदखल होने के बाद कांग्रेस पार्टी, उनके सहयोगी गठबंधन के लोग और उनको प्रमोट करने वाले टूल किट के लोग थोड़ा संयम और शांति रखेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ इतना दिल में घृणा है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री कैसे बन गए, और बन तो गए तो इनको बेदखल करने की पूरी कोशिश करो।
और पीड़ा की बात यह है, हारने के बाद अब वो भारत को आर्थिक रूप से अस्थिर करने के षड्यंत्र में जुटे हुए हैं। वहीं हिमाचल से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्हें खतरनाक व्यक्ति बताया है। कंगना ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके कहा कि राहुल गांधी जिस हिंडनबर्ग रिपोर्ट का समर्थन कर रहे थे वो गलत साबित हुई है। कंगना ने कहा कि राहुल गांधी इस देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। कंगना ने यह भी कहा कि भारत के लोग उन्हें कभी अपना नेता नहीं मान सकते, जीवन भर उन्हें विपक्ष में ही बैठना पड़ेगा और राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनने का सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। और हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुंबई से श्यामा हमारे साथ जुड़ी हुई है और नई दिल्ली से शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्यामा, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। एक गिरावट दिखाई दी थी बाजार में, लेकिन उसके बाद सेंसेक्स 378 अंक ऊपर चढ़ गया। इस वक्त बाजार की क्या स्थिति है? देखिए रमा, हमने सुबह से जो लगातार हम बात कर रहे हैं, तो सुबह में भी बाजार खुलने के पहले ही हमने एक बताया था कि मार्केट ज़रूर इस पर रिएक्ट करेगा, लेकिन वो एक नीजक रिएक्शन होगी। और उसी तरीके से जब सुबह में अगर आप देखें तो 0.5 परसेंटेज पॉइंट डाउन था दोनों सेंसेक्स और निफ्टी 50। लेकिन अगर आप देखें अभी तो फिलहाल सेंसेक्स जो है वो 80,000 के पास कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि लगभग वो 200 पॉइंट्स ऊपर है। और इसी के साथ ही अगर निफ्टी 50 की बात कर लें तो वो भी 24,414 पे ट्रेड कर रहा है और साथ ही 47 पॉइंट्स जो है वो अप ट्रेड कर रहा है, यानी कि दोनों ही हरे में कारोबार करने लग गए हैं। तो इसका मतलब है कि जो नी जर्क रिएक्शन था वो अब मार्केट्स जो है उसके पास हो चुके हैं, आगे जा चुके हैं। लेकिन इस पर भी ध्यान देना होगा क्योंकि ये जो मामला है वो तूल पकड़ रहा है और अब बहुत ज़्यादा एक पॉलिटिसाइज एंगल इससे मिलता जा रहा है। तो ये भी ध्यान देना होगा कि मार्केट आगे आने वाले समय में किस तरीके से इस पर रिएक्ट करता है, क्योंकि सारी बातें जो होती हैं वो इन्वेस्टर्स की सेंटिमेंट्स पर काम करती हैं और ये सेंटिमेंट किस तरफ जाती हैं, किस दिशा में जाती हैं, वो देखना एक काफ़ी अनिवार्य वाली बात होगी। क्योंकि यहाँ पर हर तरीके से इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हुए, बचाते हुए सब सेबी की बात कर लीजिए या माधवीपुरी बुच और उनके पति के ऊपर में जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं उनकी तरफ से या एम्फी की तरफ से, सभी की तरफ से ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली जो स्टेटमेंट्स आई हुई हैं, बाजार को एक बहुत अच्छी कह सकते हैं पिलर की तौर पर उन्होंने इसे देखा है। और जहां पर उन्होंने बात किया है कि इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन को तो इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को तो प्रोटेक्ट किया ही जा रहा है, ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ में है। हमारी जो भारतीय मार्केट्स हैं, शेयर बाजार की बात कर लीजिए, कैपिटल मार्केट्स ओवरऑल की बात कर लीजिए, तो ये ग्लोबल प्रैक्टिसेस के पार पर हैं, यानी कि एट लेवल पर हैं। तो आप कहीं पर ये मत समझिएगा कि भारतीय मार्केट्स कहीं कम पे काम कर रही है, वो बहुत प्रॉपर तरीके से काम कर रही है, बहुत अच्छे रेगुलेशंस के अंडर काम कर रही है। और यही बात जो एक पॉलिटिकल, अगर हम इसके एंगल को देखें तो ऑपोजिशन की तरफ से ये बात बयानबाजी ज़रूर आ रही है कि यहाँ पर जो रेगुलेशंस हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं उसका पालन किया गया है और इसी वजह से ये हिंडनबर्ग ने इसके ऊपर बुरी तरह से आरोप लगाया है। बिल्कुल, राजनीति की श्यामा आपने बात की है। शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिल्कुल आपके पास आएंगे। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, दिखाई दे रहा है कि निवेशकों ने तो नकार दिया है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को, फिलहाल जो ट्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं, किस तरह की राजनीति भी इस पर होती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, आज बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद और पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस बात को बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि हिंडनबर्ग को नोटिस भेजी गई थी। जो पहले रिपोर्ट हिंडनबर्ग की आई थी अदानी को लेकर, हम जानते हैं उस पर एक जांच बैठी और पूरी तरह से जांच की गई। उसके बाद जब हम जानते हैं कि उसमें कुछ गलत नहीं पाया गया, तो इस तरह का आरोप हिंडनबर्ग ने क्यों लगाया, भारतीय बाजार को क्या अस्थिर करने का उनकी मंशा थी और वो तथ्य कहाँ से लाए थे, इन सबको लेकर एक नोटिस भेजी गई थी हिंडनबर्ग को कि वो आकर जवाब दे। और उस नोटिस का जवाब देने की बजाय हिंडनबर्ग की तरफ से दूसरी रिपोर्ट आती है शनिवार के दिन, रविवार को उस पर चर्चा होती है और सोमवार को चूंकि बाजार खुलता है, यानी आज बाजार खुला है। तो अब बीजेपी ये कह रही है कि हिंडनबर्ग में जॉर्ज सोरोस, जो सब जानते हैं कि वो भारत के विरोध में बातें करते हैं, वो मौजूदा सरकार के जो मुखिया हैं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कई टिप्पणियां करते रहते हैं और भारत विरोधी उनका रुख रहता है। तो ऐसे में उनका निवेश है जॉर्ज सोरोस का हिंडनबर्ग में। तो और जब जब हिंडनबर्ग की कोई रिपोर्ट आती है या फिर भारत की अर्थव्यवस्था की कोई ऐसी रिपोर्ट आती है वैश्विक स्तर पर जिसमें ये लगता है कि कुछ मुद्दे उठाए जा सकते हैं, कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दल और जो टूल किट एक उनका जो समर्थक है वो इस तरह से प्रतिक्रिया देते हैं जिससे ऐसा लगता है कि उनके बीच एक साठगांठ है। तो ये सीधा आरोप आज बीजेपी ने लगाया है कि कांग्रेस पार्टी ये बताए कि क्या वो चाहते हैं कि जो निवेशकों के हित है वो सुरक्षित ना रहे, जो छोटे निवेशक जो बाजार की तेजी देखकर हम जानते हैं कि बड़ी संख्या में निवेश करते हैं और हम जानते हैं कि धीरे धीरे देखें आप तो म्यूचुअल फंड के जरिए बड़े स्तर पर जो रिटेल इन्वेस्टर जिन्हें बोलते हैं खुदरा निवेशकों का जो हिस्सेदारी है वो बाजार में बढ़ रही है। और जितने भी संकेतक हैं हम जानते हैं कि इंडियन इकोनॉमी जब आगे बढ़ रही है तो भारतीय शेयर बाजार भी आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी फिलहाल बड़ा दिखाई दे रही है और ये भी दिख रहा है कि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को नकार दिया है और सेबी ने इससे जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए हैं कि किस तरह से निवेशकों को सचेत रहने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र और बहुत शुक्रिया श्यामा आपका पूरी जानकारी के लिए। और मिड डे प्राइम में आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। शेख हसीना के इस्तीफा दिए जाने के संबंधित बयान को उनके बेटे ने पूरी तरह से मनगढ़ंत बताया है। राजीव वाजिद ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बारे में सोशल मीडिया पर चल रही खबरों का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से ही खंडन किया। वाजिद ने बयान की प्रामाणिकता से इनकार करते हुए कहा कि उनकी मां के हवाले से एक अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और मनगढ़ंत है। साथ ही उन्होंने उनका वीज़ा रद्द किए जाने की मीडिया रिपोर्ट को भी खारिज करते हुए कहा कि आवामी लीग नेता का वीज़ा किसी ने रद्द नहीं किया है और ना ही उन्होंने कहीं राजनीतिक शरण के लिए आवेदन किया है। इसके साथ ही राजीव वाजिद ने शेख हसीना की जान बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा है कि भारत सरकार को मेरा संदेश, मेरी मां की जान बचाने में उनकी सरकार की त्वरित कार्रवाई के लिए प्रधानमंत्री मोदी के प्रति मेरी व्यक्तिगत कृतज्ञता है। मैं उनका हमेशा आभारी रहूंगा। और बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के नाम पर जो उत्पात हो रहा है उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनी जा रही है। हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग करते हुए दुनिया भर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। बांग्लादेश के पीड़ित हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए कनाडा के मॉन्ट्रियल में बड़ी संख्या में हिंदुओं ने प्रदर्शन किए। इसके साथ ही अमेरिका के ह्यूस्टन में भी हिंदू समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए। आगे बढ़ते हैं। बिहार की राजधानी पटना में आज बीपीएससी कार्यालय के बाहर TRE-3 के शिक्षक अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने उन्हें हटाने के लिए हल्का बल प्रयोग करते हुए लाठीचार्ज किया। ये सभी अभ्यर्थी बीपीएससी कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुंचे थे। शिक्षक अभ्यर्थी 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग कर रहे थे। और आबकारी नीति मामले में सीबीआई गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। दिल्ली के सीएम ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील दायर की है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका खारिज की थी। वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जल्द सुनवाई का आग्रह किया। सीजेआई ने इस जवाब में कहा कि ईमेल करें, आग्रह पर विचार करेंगे। तो दिल्ली के सीएम ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी। वहीं सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर भी सुनवाई होगी। मई 2018 में केजरीवाल ने यूट्यूबर ध्रुव राठी की तरफ से सर्कुलेट किए गए मानहानिकारक वीडियो को रीट्वीट किया था, जिस पर केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया गया और दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें समन भेजा था। केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के समन को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
हालांकि केजरीवाल पहले ही स्वीकार कर चुके हैं कि उन्होंने वीडियो रीट्वीट करके गलती की थी। आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुनवाई होनी है। आज की सुनवाई के दौरान इस मामले के मुद्दे तय किए जाएंगे। दरअसल 1 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष की कुल 18 याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना था। इसके बाद निचली अदालत में इस मामले से जुड़े लंबित मुकदमों को सुनवाई के लिए अपने पास ट्रांसफर किए जाने का आदेश दिया था। इस आदेश के बाद मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में होने वाली 9 अगस्त की सुनवाई टल गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को टालते हुए कहा था कि हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई हो जाने के बाद ही वो इस पर चर्चा करेगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई नवंबर में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में अधिक उपज देने वाली 109 किस्मों के बीज जारी किए थे। इससे पहले भारी बारिश के बीच भी प्रधानमंत्री ने किसानों के साथ संवाद किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि उनकी सरकार देश के किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने कृषि में अनुसंधान और नवाचार के महत्व पर जोर दिया। लाल बहादुर शास्त्री जी के जय जवान जय किसान को तो हमने बहुत सुना है। अटल जी ने उसमें जय विज्ञान भी जोड़ दिया था, लेकिन आज का युग बदल गया है। इसलिए मैंने तो कहा भाई जय जवान जय किसान जय विज्ञान और सबसे महत्वपूर्ण जय अनुसंधान। और जब मैं बाजरे के खेतों में आपका जो वर्णन सुन रहा हूँ, ये इतने सारे नए बीज वैरायटी देख रहा हूँ, तो मुझे लगता है ये मंत्र सच्चे अर्थ में धरती पर उतरा है, ये खेतों में गूंज रहा है। और आप तो प्रगतिशील लोग लगते हैं, आप प्रयोगशील भी लगते हैं, और इसलिए मैं देख रहा हूँ कि आपके चेहरे पर ये जो खुशी है ना, ये सभी किसानों के चेहरे पर कैसे आए। प्रधानमंत्री ने किसानों द्वारा प्राकृतिक खेती अपनाने को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। पीएम ने अपने तीसरे कार्यकाल में 3 गुनी गति से काम करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। आज हिंदुस्तान के कोने कोने से जब मैं सूचना सुन रहा हूं ना कि किसान खुद अपनी धरती माँ की चिंता करने लगा है, वो भी मानने लगा है कि भाई ये उर्वरक, ये फर्टिलाइजर, ये पेस्टिसाइड्स, ये दवाइयाँ सब तबाही कर रही है, और वो प्राकृतिक खेती की तरफ मुड़ रहा है। और मैं देख रहा हूँ जब किसानों ने प्राकृतिक खेती की कमान संभाल ली है तो परिणाम बहुत बड़ा आएगा। मैंने तो पहले ही कहा था भाई तीसरे टर्म में मैं 3 गुना रफ्तार से काम करूंगा, और यही तो 3 गुना रफ्तार है जब आज करीब करीब 109 वैरायटीज किसानों के चरणों में रखते हुए किसको आनंद नहीं होगा। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तत्वावधान में दिल्ली में केंद्रीय एवं राज्य सांख्यिकी संगठनों के 28वें सम्मेलन को आयोजित किया गया। सम्मेलन का उद्देश्य भारतीय सांख्यिकी प्रणाली की दक्षता बढ़ाने और केंद्रीय और राज्य सांख्यिकी एजेंसियों के बीच चर्चा और बेहतर समन्वय के लिए एक सशक्त मंच प्रदान करना है। 2 दिवसीय सम्मेलन का विषय राज्य सांख्यिकी प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के साथ साथ निर्णय लेने के लिए डेटा का उपयोग था। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि भारतीय सांख्यिकी प्रणाली को और अधिक सहयोगात्मक दृष्टिकोण से सुदृढ़ करने के लिए केंद्र सरकार के मंत्रालयों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी संबंधित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के लिए ये सम्मेलन मील का पत्थर साबित होगा। For the last 2 years, as you know better than me, we are the topmost. And countries that ruled over us for hundreds of years, they grow at 2% post-COVID, 3% post-COVID. Even China, that was supposed to be a big economic power, post-COVID has gone only 2%, 3%. And we have burst the glass ceiling, and we are now the head of all countries as far as GDP growth is concerned. And for that, the interventions from the Ministry of Statistics have been the most important part.
हथकरघा भारत की सांस्कृतिक विरासत की पहचान है। देश में कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र हथकरघा है। हाल के वर्षों में हथकरघा के क्षेत्र में स्थिरता और दक्षता में इजाफा हुआ है। देश के अलग अलग हिस्सों में तैयार होने वाले वस्त्र हथकरघा प्रदर्शनी का हिस्सा बनते जा रहे हैं। नई दिल्ली के जनपद पर कपड़ा मंत्रालय की तरफ से आयोजित प्रदर्शनी में केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने मौके पर जायजा लिया और इस मौके पर कपड़ा मंत्रालय के राज्य मंत्री और विभाग के सचिव समेत अधिकारी मौजूद रहे। एक्सपो में हिस्सा लेते हुए केंद्रीय कपड़ा मंत्री ने कहा कि हथकरघा को निफ्ट के साथ जोड़ने की तैयारी है और निफ्ट के साथ जोड़ जाने से नए नए फैशन भी हथकरघा में शामिल हो जाएंगे। इससे रोजगार सृजन और बाजार में हथकरघा की मांग बढ़ जाएगी। खादी, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, जिसमें कम से कम 1 करोड़ से ऊपर लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लगे हैं। इसको बढ़ावा देने के लिए हम तरह तरह के कार्यक्रम करते हैं। हम कभी बिग बाजार टाइप का ये बाजार लगाते हैं, हम उन्हें टेक्नोलॉजी से निफ्ट से जोड़ते हैं। एक नए डिजाइन की तरह हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट को लाने की कोशिश मोदी जी का है और इसमें गरीबों का सबसे ज़्यादा लाभ होता है। सावन का चौथा सोमवार भगवान शिव की विधिवत उपासना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज शिव भक्त मंदिर में भगवान भोलेनाथ का भव्य श्रृंगार कर जलाभिषेक और बेलपत्र अर्पित कर बाबा की भक्ति में लीन दिखे। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव से सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की और भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। इस दौरान शिवालय हर हर महादेव के नारों से गूंजते रहे। सोमनाथ, उज्जैन, वाराणसी, देवघर, जयपुर, प्रयागराज में कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला, जहां बाबा महाकाल के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतारें दिखीं। बिहार के जहानाबाद के सिद्धेश्वरनाथ मंदिर में देर रात भगदड़ मचने से 7 लोगों की मौत हो गई। घटना में कई लोग घायल भी हो गए। इस घटना के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भगदड़ में हुई मौतों पर गहरी संवेदना व्यक्त की और मृतकों के परिजनों को तत्काल 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया। आपको बता दें कि भगदड़ के तुरंत बाद गंभीर रूप से घायलों को गया के अस्पताल में रेफर किया गया था। दरअसल सावन का सोमवार होने की वजह से भारी संख्या में श्रद्धालु पूजा के लिए जुटे थे। मंदिर में लंबी कतारें लगी हुई थी। मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते पर भगदड़ मच जाने से ये हादसा हुआ। मंदिर परिसर में तैनात सुरक्षा बलों की मदद से राहत और बचाव कार्य जारी है। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मधुरेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मधुरेश, तो मधुरेश से हम बात करेंगे, लेकिन बता दें कि बिहार के जहानाबाद में ये बड़ा हादसा हुआ है और सिद्धेश्वरनाथ मंदिर में भगदड़ मचने से 7 लोगों की मौत की दुखद खबर आ रही है। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुरेश, इस वक्त आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से राहत और बचाव कार्य वहां पर 7 लोगों की मौत की खबर है, घायलों की क्या कुछ वहां पर हालत है इस वक्त? जी, यहाँ पे जो सुबह से ही तमाम आला अधिकारी पहुँच चुके हैं। जहानाबाद की डीएम आई हुई हैं, इसके अलावा कमिश्नर हैं और कई जनप्रतिनिधि भी यहाँ सुबह पहुँच गए हैं। और जो घायल थे उन्हें पटना पीएमसीएच में इलाज के लिए रेफर किया गया है। टोटल घायलों की संख्या 17 बताई जा रही थी, जिसमें से 10 लोगों को इलाज के बाद वापस घर भेज दिया गया है, जबकि जो 7 लोग हैं उनको इलाज के लिए पटना के पीएमसीएच में भेजा गया है। इसके अलावा हमारी बात यहाँ की डीएम से भी हुई। अलंकृता पांडे जो यहाँ की डीएम है, उन्होंने बताया कि जो राहत का कार्य था वो पूरा कर लिया गया है और सामान्य रूप से जिला प्रशासन के द्वारा लाइन लगाकर लोगों को भगवान के दर्शन कराए जा रहे हैं और एहतियातन जो एक्स्ट्रा पुलिस बल थे उनकी भी तैनाती की गई है। मजिस्ट्रेट की संख्या भी बढ़ा दी गई है और एक अलग से अस्पताल की व्यवस्था की जा रही है जो अब पूरे सावन यहाँ पे एस्टैब्लिश रहेगी और लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए एक अलग कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। जी बिल्कुल, अभी आपसे वहाँ पर पूछना चाहेंगे कि इस वक्त किस तरह से जो वहाँ पर कार्रवाई हो रही है वो उसकी जानकारी आपसे लेना चाहेंगे और ये भी जानना चाहेंगे क्या इसकी वजह पता लग पाई है?
हाँ जी, हमारी बात जब डीएम अलंकृता पांडे से हुई तो उन्होंने बताया कि कल देर रात कुछ दुकानदार थे, उनकी आपसी झड़प हुई। उनकी आपसी झड़प की वजह से ये भगदड़ हुई और जिसके बाद ये दुखद घटना हुई है। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं कि आज से करीब 5 से 6 साल पहले भी रेलिंग टूटने की वजह से यहाँ पर ऐसी ही एक घटना हुई थी जिसमें कुछ कैजुअलिटी भी हुई थी। जी बिल्कुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वहाँ पर तमाम जो आला अधिकारी हैं, आप बता रहे हैं, मौजूद हैं और तुरंत ही इसका संज्ञान लिया गया? हाँ जी बिल्कुल, जैसे ही ये जानकारी मिली जिला प्रशासन को, जिला प्रशासन की टीम पहले से यहाँ मुस्तैद थी क्योंकि यहाँ श्रावणी मेला चल रहा है और उसको देखते हुए पुलिस बल की तैनाती की गई थी। इसके साथ ही मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए थे। तो जैसे ही ये घटना हुई तो जिला प्रशासन एक्टिव हो गया और जिला प्रशासन और पुलिस के एक्टिव होने के कारण ही जो कैजुअलिटी थी उसको मिनिमाइज करने में सफलता मिली है। जिला प्रशासन के जो अधिकारी थे और जो मजिस्ट्रेट थे उन्होंने पूरे मामले को तुरंत हैंडल किया और बताया जाता है कि घंटे भर के अंदर ही जो जहानाबाद की डीएम है वो यहाँ पे पहुँच गई। इसके अलावा जो भी अन्य आला अधिकारी थे उनका भी पहुँचने का सिलसिला लगातार जारी है और अभी हम यहाँ एक छोटे से सर्किट हाउस के बाहर खड़े हैं जहां पर आला अधिकारियों की अभी बैठक चल रही है। तो बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ अपडेट वो तैयारी आगे की जा रही है कि कोई आगे ऐसी दुखद घटना ना हो और क्या जो बिहार सरकार को क्या अपडेट देना है उस पर सारी बातचीत की जा रही है। जी आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। विश्व हाथी दिवस हर वर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व हाथी दिवस की शुरुआत 12 अगस्त 2012 में हुई। इसका उद्देश्य हाथियों के प्रति जागरूकता लाना और उन्हें संरक्षण प्रदान करना है। भारत के केरल में सबसे ज़्यादा हाथियों की मौत होती है। हाथियों को नुकसान पहुंचाना कानूनन अपराध है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के प्रावधान के अनुसार जानवरों की हत्या पर 3 साल की सज़ा और 25,000 रुपये जुर्माना है। इस पर सरकार हाथियों के बचाव हेतु अनेक कार्यक्रम चला रही है। विश्व हाथी दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस संबंध में सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक संदेश दिया है। पीएम ने कहा, हाथियों की सुरक्षा के लिए सामुदायिक प्रयासों की सराहना करने का ये एक अवसर है। हम ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं कि हाथियों को अनुकूल वातावरण मिले जहां वे फल फूल सकें। भारत में हाथी हमारी संस्कृति और इतिहास से भी जुड़ा हुआ है। ये खुशी की बात है कि पिछले कुछ वर्षों में उनकी संख्या बढ़ रही है। इसके साथ ही मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।